सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, फिर से एक बार चला है मोदी मैजिक और बिहार चुनाव में एनडीए की हुई है प्रचंड जीत, जिस पे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब आ गए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और जी मुबारक हो, मोदी जी की पार्टी एक बार फिर बिहार में उन्होंने बड़ा हल्ला मचा दिया सर। हम आज उसी पे शो कर रहे हैं और रोहित शर्मा का भी इंतजार है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे रिपोर्टर तो वही है ना, हम सूत्रों से जो कहते हैं, तो वो हमारे सूत्र जो है वो रोहित शर्मा है। वो अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन सर कैसे देख रहे हैं आप इस विक्ट्री को? इसलिए कि आपने देखा ही कि पहले ये लोग ये समझ रहे थे, बल्कि मैं और फखर भी अगर हम कहें, हम बात कर रहे थे कि शायद जो राहुल गांधी है थोड़ा टफ कंपटीशन देंगे, लेकिन जाहिर है कि काफी बुरी तरह से जो है वो कांग्रेस और उनके साथ की पार्टीज आ रही हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इस विक्ट्री को? देखिए, मैं तो दिन भर बिजी था तो मैं देख नहीं पाया अभी। और मैं आकर के मैं थोड़ा थक गया था तो मैं 4 साढ़े 4 बजे सो गया। तब तक मैंने 10-15 मिनट के लिए वो देखा था। और बीजेपी उस समय कुछ 180 सीट, एनडीए 180 सीट पर थी। तो ये तो अप्रत्याशित है। मैंने जस्ट आपसे बात करते करते खोल कर देखा कि 202 सीटों के करीब करीब वो जो है जीत रहे हैं। दैट मीन्स जो विपक्ष है कोई और वो वोटिंग भी ज्यादा हुई, तो विपक्ष ने तो कोई मैच ही नहीं दिया। अब मैं इसके बाद ये देखूंगा कि वोट परसेंटेज कितना रहा और किस बेल्ट में उनको क्या मिला। ये देखने वाला बात होगा। देखिए, लेकिन भारत एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहा है। बिहार की वोटिंग एक चीज को तो दर्शा रही है कि जो ये कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग था कि इंडिया को आप देखो इन टर्म्स ऑफ कास्ट, जो कि अंग्रेजों की देखने का तरीका था कि एक कास्ट और दो कास्ट और इनको मिला लीजिए तो एक अरिथमेटिक बन जाता है, जिससे जो कि न्यूमेरिकली इतना सुपीरियर होता है कि आप फिर इलेक्टोरल विक्ट्री आप ले लेते हैं। तो डेमोक्रेसी को नंबर गेम बना दिया कुछ लोगों ने, और उस नंबर गेम को रियलाइज करने के लिए कास्ट सिस्टम का उपयोग किया गया, जिसमें कि लोगों को जातियों में तोड़ा गया। मैं बार बार कहता हूं, अगर वेदों ने 4 वर्ण बनाए थे, 4 वर्ण, कि भैया कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, वो कर्म के हिसाब पे बनाते। मगर यहाँ तो डेमोक्रेसी ने, इंडिया की डेमोक्रेसी ने भाई इतने कास्ट बना दिए। वो भाई ओबीसी हो गया तो कोई दलित हो गया, कोई महादलित हो गया, कोई महादलित हो गया। इस टाइप का ये शुरू हो गया था भारत में एक कि कास्ट आइडेंटिटी बनती चली गई। लोगों ने अपने आप को कास्ट के रूप में आइडेंटिफाई करना पड़ा, और बिहार इसका एक बहुत बड़ा गढ़ है कास्ट का। मगर मुझे लगता है कि एनडीए ने जो है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दो चीजों में सफलता की, और उन्होंने एक जबरदस्त कॉकटेल बनाया। और वो कॉकटेल है, उन्होंने सोशलिज्म से चीजें चुराई, आइडिया लिया, क्योंकि वो सोशलिज्म से बार बार हार जाते थे। यदि आप ध्यान दीजिए तो प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, 2003 में उनका एक नारा था शाइनिंग इंडिया। उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिए, और इकोनॉमिक सूचकांक के आधार पे या इकोनॉमिक इंडाइसेस के आधार पे उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में सब अच्छा हो रहा है। वेरएज जो डाउन ट्रोडन है, जो बेचारा ऐसा आदमी है जो बहुत ज्यादा इन सब चीजों को रिलेट नहीं कर पाता, उसको उन चीजों से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी लाइफ में टेंजिबल्स देखना चाहता था, और इसकी पकड़ जो है वो सोशलिस्ट में बहुत अच्छी थी। वो लोगों को रोटी, दादा नमस्कार, तो वो लोगों को जो है रोटी देना या कुछ इस तरीके के लुभावन जिसे कह लीजिए, पहले एक सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट निकला। भाई इस सामाजिक न्याय ने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। लोगों को लोगों से, जातियों को जातियों से निर्वाह करके, और ऐसी सामाजिक न्याय बनाई कि भाई वो दैट बिकम्स, कभी मंडल कमीशन आ रहा है, कभी एससी वर्सेस ब्राह्मण हो जा रहा है, कभी अगड़ा वर्ग वर्सेस पिछड़ा वर्ग। एक अजीब टाइप की एक डेमोक्रेसी रही 20 सालों की। लेकिन भारत की जनता ने मेच्योरिटी का वो दिया है। तो जैसे ना, देखिए ममदानी के इलेक्शन को देखिए जो कि न्यूयॉर्क में हुआ, उसमें उन्होंने न्यूयॉर्क को इंडियन जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसका मजा चखाया। उन्होंने ये जो हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों से इलेक्शन डेमोक्रेसी में हो रहा है, फ्री बीज बांटना, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री हाउसिंग, फ्री आपको बस, प्लस पैसे डाल देंगे कुछ,
ये वाली स्कीम उन्होंने न्यूयॉर्क में इंट्रोड्यूस की और वो न्यूयॉर्कर्स को बहुत अपील कर गई और वो उन्होंने उसको दे सिंपली बॉट इट। तो यहाँ पे वही चीज फिर बीजेपी या एनडीए को भी समझ में आया कि बीजेपी ने इसको, उन्होंने, अगर आप डेमोक्रेट्स ने या कम्युनिस्टों ने इस्लाम और सोशलिज्म का तड़का लगाया तो बीजेपी ने राष्ट्रवाद और सोशलिज्म का तड़का लगा दिया। तो बीजेपी ने कास्ट को तोड़ने के लिए राष्ट्रवाद का उपयोग किया और कास्ट के को वोट में, राष्ट्रवाद को वोट में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने फ्रीबीज को उपयोग में लाया कि जैसे इलेक्शन हुआ 15 दिन पहले इलेक्शन के डिक्लेरेशन के 10-10 हजार रुपए बांट दिए गए, 10-10 हजार रुपए के डोल आउट पैकेज दिए गए, जो भी था लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, महिलाओं को, वो सरकार की स्कीम के अंदर उनका अधिकार होता है, बट दैट वर्कड। अब ये तो कोई नहीं बता सकता फॉर श्योर कि लोगों ने क्यों इतनी बम्पर नंबर में आके एनडीए के प्रत्याशियों को जगाया। लालू जी का जंगल राज बहुत काम आया, उसको उन्होंने रिवाइव रखा। 20 साल हो गए फिर भी जंगल राज एक आज भी फैक्टर है इलेक्शन में, जिससे कि वो ऊपर नहीं आ रहे। प्लस महागठबंधन में ये राजद है, इसका अपना घर टूट गया क्योंकि तेज प्रताप और तेजस्वी जी में जो है एक तरीके का मनमुटाव हो गया और तेज प्रताप यादव बाहर आए और मुझे देखना पड़ेगा कि उनकी पार्टी ने कितने परसेंट वोट लिया। वो खुद इलेक्शन शायद हार गए, जहां तक मुझे पता है, दादा मुझे ठीक कर देंगे। और नहीं, जीत रहे तेज प्रताप जीत रहे नहीं, एक मिनट, तेजस्वी जीत रहे हैं। अच्छा हाँ, तो तेज प्रताप 3rd नंबर पे। हाँ, तो अगर तेज प्रताप महुआ से 3rd नंबर पे हैं तो उनकी जो जनशक्ति दारू पार्टी थी उसका क्या डेंट लगा पाए, क्या उन्होंने जो वोट्स थे, क्योंकि अगर देखे वो महुआ में 3rd प्लेस पे हैं तो फर्स्ट पेज पे जेडीयू होगी। जब मैंने देखा था कोई सुशील कुमार सिंह या क्या नाम था उनका, वो थे, तो जेडीयू अगर 3rd पे है और आरजेडी और अगर इनका नंबर मिला दिया जाए तेज प्रताप यादव का, तो वो देखने वाला होगा कि कितना वोट बनता है, क्योंकि मेरे हिसाब से 2nd स्पॉट पे एएमआईएम थी या कुछ ऐसे था, if I'm not mistaken, in Mahua. खैर एनीवेज पॉइंट ये था कि एनडीए हैज लर्नड इट लेसन। जो सोशलिस्ट पॉलिसी हुआ करती थी उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है और उसके बाद जो है राष्ट्रवाद ने कास्टवाद को तोड़ दिया और जो महिलाएं हैं, वुमेन एज अ बीजेपी की और प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी शक्ति रही विमेन को, जो उन्होंने टारगेट किया, महिलाओं को टारगेट किया। इवन नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को टारगेट किया। जो उनकी दारूबंदी की स्कीम थी कि आप दारू नहीं पिएंगे, भले वो दारू बिकती हो, मगर वो लोगों में, महिलाओं में एक ये सिक्योरिटी था कि भाई उन्होंने ये किया है हमारे लिए और हमको जो है वो लॉयल्टी है, पैसा दे रहे। तो विमेन एक फैक्टर जो है वो मेरे ख्याल से इलेक्शन में बहुत काम किया। वो कास्ट के ऊपर उठ गया क्योंकि विमेन्स आर नॉट दैट मच इनटू कास्ट, तो वो कास्ट के ऊपर गई और उन्होंने शायद वो वोट किया। बहुत सारी एनालिसिस है, वो जब डेटा आएगा उसके बाद ही किया जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ प्रधानमंत्री मोदी अजात शत्रु है, निर्विवाद भारत के सम्राट के रूप में वो उभरे हैं। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, ये है प्रधानमंत्री का। तो मैं उनको बहुत भूरी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा चेक है जो बुढ़ापे के साथ साथ जवान होता जा रहा है। वो आप लगाइए किसी भी जगह पे। मैं उनकी एक रैली देख रहा था, बिहार में पटना में रैली जा रही थी, लोग आरती लेकर के और वहां उनको वो कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक जिसे कह लीजिए डेमी गॉड का स्टेटस, डेटी का स्टेटस जो है वो भारतवर्ष में ले लिया है। मजे की बात है, वो गुजरात से आते हैं लेकिन बिहार में भी उनकी स्वीकार्यता या यूपी में स्वीकार्यता, भारत के किसी पार्ट में उनकी स्वीकार्यता, ये दर्शाता है कि बिहार को अगर भारत को कोई अगर जोड़ता है तो वह है राष्ट्रवाद, और प्रधानमंत्री मोदी जी इसको सबसे अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस बार जो बिहार चुनाव की वोटिंग हुई है वो काफी ज्यादा मैच्योर लेवल पे हुई है। बिहार की जनता ने काफी ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई है और राष्ट्रवाद को आगे रखा है। जैसे कि मिश्रा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस बार राष्ट्रवाद जातिवाद के ऊपर भारी पड़ा है और मैं भी यही चाहूंगा, जब भी भारत के किसी भी राज्य में चुनाव हो तो हमारा मुद्दा जो है वो राष्ट्रवाद होना चाहिए। हमें राष्ट्र के हित में जाके वोट देना चाहिए, ना कि जाति को देख के। यकीनन अब तो वैसे ही खैर बहुत ज्यादा फैन है मोदी जी के, और इस बार तो मोदी जी जीते हैं तो बिल्कुल तारीफ तो बनती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक इम्प्रेशन था, मेरे ख्याल है फखर भी शायद एग्री करेंगे, कि हमें लग रहा था कि शायद जरा टफ किस्म का कंपटीशन होगा और दोनों तरफ जो है वो बड़ा मुश्किल होगा, या कह लीजिए कि
काफी ज्यादा इतना बड़ा मार्जिन के साथ जीत जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो यहाँ पर पाकिस्तान में क्या हिंदुस्तान में भी शायद जो बातचीत चल रही थी। लेकिन इससे पहले मैं फखर आपकी तरफ जाऊं, मैं रोहित जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमें अपडेट्स दे दें, और अगर फखर भी आप रोहित से कोई बात या कोई सवाल करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन रोहित, क्या इस वक्त क्योंकि ये भी कहा गया कि वो राहुल गांधी जो है उनका एक वीडियो भी आया था ना जिसमें वो कह रहे थे जी कोई कहाँ की ब्राजील की कहाँ की मॉडल थी जी, वो वोट डालने आ गई थी और उन्होंने पता नहीं कितना वोट डाल दिया था। तो उसके बावजूद जो है वो ये जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा कैसे हो गया कि बहुत कम, मेरे ख्याल 34 के 36 सीट्स नजर आ रही थी जो मैंने जब तक देखा था टीवी पे कांग्रेस की। कांग्रेस और महागठबंधन मतलब कांग्रेस एंड तेजस्वी यादव दोनों की मिलके सिचुएशन ये थी कि 1.5 महीने पहले से 2 महीने पहले तक जितने भी लोग बिहार से आ रहे थे सब बोल रहे थे 50-50 लेकिन पिछले 2 महीने में डेवलपमेंट्स बहुत रहे। एक डेवलपमेंट तो ये रही कि तेजस्वी यादव को एंड तक डिक्लेयर नहीं किया गया एज द चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। यहाँ से दिग्विजय सिंह गए, वहां जाकर के डिक्लेयर करके आए, वो भी वोटिंग से कुछ दिन पहले ही। एक कहीं ये गड़बड़ थी कि महागठबंधन में चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट पे कोई एक कंसेंसस नहीं थी। दूसरी चीज ये कि देयर वाज अ फ्रेंडली फाइट 14 सीट्स पे महागठबंधन की अपनी पार्टीज आपस में एक दूसरे से भिड़ी हुई थी। ये इसने एक वो दिया, इसने एक इमेज दी बाहर के महागठबंधन टूटा हुआ है। तीसरी चीज ये कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई अलग अलग पार्टी से लड़ रहे थे। तेज प्रताप बार बार बोल रहे थे कि ये अपने भाई के सगे नहीं हुए तो तुम्हारे क्या सगे होंगे, उससे यादव वोट बैंक कटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई वो ये थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, और कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए के बाद डेटा जो है बड़ा हैरान करने वाला था। बिहार में मुस्लिम वोट 18%, यादव वोट 14%। अब वो मुस्लिम वोट 18% और यादव वोट 14% ने कॉन्फ़िगरेशंस घुमा दी। मुस्लिम बोलने लगे कि अगर 14% वोट है तो एक यादव चीफ मिनिस्टर क्यों बनेगा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किसी मुस्लिम को डिक्लेयर करना चाहिए था। एक ऐसे आदमी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया जिसका 2% वोट था। तो यहां पर मुस्लिम्स भी नाराज हो गए। AIMIM ओवैसी की पार्टी 5 सीट लेके जा रही है, पिछली बार भी 5 ली थी, इस बार 4 के आसपास, 4 से 5 के बीच में कहीं वो होवर कर रही है। तो ओवैसी की पार्टी जो है उसने मुस्लिम वोट बहुत स्ट्रॉन्ग उठाया है और कई जगह उसने तेजस्वी, तेज प्रताप और राहुल गांधी तीनों को डिफीट दिया है। इस इलेक्शन के बाद एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मोदी इज अनडिफीटेबल एट द मोमेंट, और बिहार वो स्टेट है जहां पे बीजेपी कभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी। पहली बार बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है। इससे पहले पिछले इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तेजस्वी की थी, बीजेपी सेकंड पे थी और नीतीश की पार्टी थर्ड पे थी। तो ये देखने की बात है कि अब हम आगे बीजेपी इज होवरिंग समवेयर अराउंड 90 और 30 सीट्स की जरूरत है उसको बीजेपी को अपने ही सिंगल हैंडेड मेजॉरिटी के लिए, वो नहीं है। इन दोनों का अलायंस टूटना नहीं है अभी। पहली चीज, क्यों नहीं टूटना है उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि नीतीश कुमार इज द बिगेस्ट फेस ऑफ बिहार, तो नीतीश कुमार को बीजेपी कभी नहीं छोड़ेगी। एक नया आदमी जो कि सामने उभर रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में, नया चिराग पासवान 30 सीट्स पे लड़े या 27 के आसपास सीट्स पे लड़े, 20 सीट जीती, अभी 19 जीत रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। चिराग पासवान इज द न्यू फेस ऑफ बिहार। चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं और इसमें एक नया कॉन्फ़िगरेशन जो हम देखते हैं वो ये है कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वो हो सकता है कि बीजेपी के साथ अलायंस में या बीजेपी के साथ मिल ही जाए। हम फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, मैं अगर फ्यूचर चीफ मिनिस्टर बोलूं उन्हें, चिराग पासवान को, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नीतीश के बाद जेडीयू का क्या होगा वी डोंट नो। नीतीश कुमार के बच्चे पॉलिटिक्स में है ही नहीं। एक चीज और,
कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो मोदी मैजिक जो पिछले 25 साल से हो रहा है, वो मोदी मैजिक को रिपीट किया, रिपीटेड। प्रशांत किशोर जो कि ये बन के आए थे, सोच के आए थे कि मैं कहीं डेंट दे दूंगा बीजेपी को, नहीं दे पाए, 0 सीट्स पे खड़े हैं। उनके ऊपर बहुत आरोप लगे कि पैसे दे करके टिकट्स बेचे गए, 1 सीट नहीं जीत पाए। तो हम अब आगे देखते हैं, एक लेडी, एक बच्ची 25 साल की लड़की, तो भजन गाती है, मैथिली ठाकुर जीत गई, अपनी सीट जीती, अलीपुर सीट है उनकी, अलीनगर सीट है, सॉरी अलीनगर सीट से वो जीत गई, अच्छे मार्जिन से जीती हैं। तो ये देखना है कि मैथिली ठाकुर को पूरा इंडिया जानता है, नो डाउट अबाउट इट। वो यूट्यूब पर भजन गाती थी और उसके बाद वो भजन ही गाती रही, और वो जब 10 साल के आसपास थी तब से भजन गा रहे हैं। उनका पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरना और प्राइम मिनिस्टर की चोजन कैंडिडेट थी। तो इससे पता लगता है कि कितना बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का अपील है। मोदी मैजिक आज भी काम कर रहा है। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, भारत के किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी की पूरी नजर होती है और वो जबरदस्त एनालिसिस भी करती हैं। और दूसरी ओर आपने देखा, जैसे मिश्रा साहब ने कहा कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, वही हिसाब है इस टाइम प्रधानमंत्री मोदी का। कोई भी मुकाबला नहीं है किसी भी और लीडर के साथ। बाकी आपने देखा जिस तरीके से अभिषेक मिश्रा और रोहित शर्मा ने एनालिसिस किया वो काफी जबरदस्त था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।